एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 के बारे में हम लोग कर रहे हैं। और मैंने एक एक क्लास को आप लोगों को कराया है। अगर आप लोगों ने जैसे मान लो कि मैं और भी आप लोगों के लिए एफर्ट डालने वाला हूँ बहुत ही जल्द। ठीक है, जैसे ही मेरा जो है लैपटॉप थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे ही वो सही होता है मैं आप लोगों के लिए और भी क्लासें थोड़ी सी फास्ट मोमेंटम करके बड़ी बड़ी क्लासें लेने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम ये भी क्लासें बड़ी होती हैं। मैं आप लोगों को इसमें एडिट करके मैं आप लोगों को इसमें स्पीड बढ़ा के आप लोगों को देता हूँ, जिससे आप लोगों का समय बच सके। ठीक है, ये मत सोचिए कि मैं छोटी क्लासें बनाता हूँ अभी भी, लेकिन फिर तब जो है और भी ज़्यादा क्लासें आप लोगों को मिलनी लगेंगी। ठीक है, और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों की यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी, अगर आप लोगों के एग्ज़ाम हैं, मान लो 2022 में जो एग्ज़ाम निकले थे उसमें अगर पेपर डला हुआ है तो इसमें भी हम लोग करने वाले हैं। और इंटरमीडिएट में इकोनॉमिक्स, इंटरमीडिएट की इकोनॉमिक्स हम लोग पूरी की पूरी एमसीक्यू में करने वाले हैं। उसमें 10 क्लासें हो चुकी हैं, शेष क्लासें हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। बस आप लोग जुड़े रहिए। कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी बात है तो आप लोग ज़रूर बताएं, कोई भी तैयारी हो हम लोग अपने बिल्कुल करने वाले हैं। बिहार में हम लोग बिहार में जैसे बी एस पी एच जैसे जूनियर अकाउंट क्लर्क की तैयारी है वो भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, उसमें भी बीकॉम के बच्चे हैं, बहुत से बच्चे हैं, और भी बच्चे जो हैं अलग स्ट्रीम के हैं वो भी हैं। तो यहाँ पर 23 नंबर की क्लास में हम लोग आज की क्लास करने वाले हैं। और इसमें मैंने नियोजन बता दिया था आप लोगों को, नियोजन का क्या अर्थ होता है और नियोजन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। आज हम लोग इनके बारे में और भी जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नियोजन के प्रकार जानेंगे और बजट जानेंगे, बजट कितने प्रकार का होता है, कौन सा क्या बजट होता है। तो यहाँ पर हम लोग उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि नियोजन से क्वेश्चन भले ही ना पूछा गया हो लेकिन आद और एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बस तो लगे रहिए और तैयारी को करते रहिए। यहाँ पर सबसे पहला हम लोगों का लिखा हुआ है कि नियोजन के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो नियोजन के उद्देश्य जो हैं उनको हम लोग देखते हैं। वैसे तो आप लोगों को मालूम होगा कि प्लानिंग के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो सबसे पहला ही उद्देश्य इसका है कि भावी कार्यों में निश्चितता लाने के लिए हम लोग जो है प्लानिंग करते हैं। तो भावी जो भविष्य में जो कार्य हैं उनके लिए हम लोग इसमें निश्चितता के लिए, निश्चितता लाने के लिए इसमें जो है नियोजन का हमें प्लानिंग हम लोग करते हैं। दूसरा जो उद्देश्य लिखा हुआ है, विशिष्ट दिशा प्रदान करना। तो नियोजन करने से, प्लानिंग करने से हमें एक दिशा मिल जाती है, तो एक विशिष्ट दिशा प्रदान करना भी इसका एक उद्देश्य होता है। तीसरा उद्देश्य लिखा हुआ है कि साम्य एवं समन्वय की स्थापना, मतलब कि आपस में कोऑर्डिनेशन करके तभी प्लानिंग को, प्लानिंग है मान लो, और अच्छी तरीके से अगर उसको कोऑर्डिनेशन करके कार्य करेंगे, समन्वय करके कार्य करेंगे, तो वो प्लानिंग जो है वो अच्छी होगी। काफ़ी मतलब कि वो जो है भली भांति हम लोग उसको जो है उससे वो प्राप्त कर सकते हैं जो भी हमने उद्देश्य या टारगेट बनाए हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं प्रबंध में मितव्ययिता लाने के लिए। तो प्रबंध में मितव्ययिता लाना ये भी एक प्रबंध, इसका नियोजन का उद्देश्य होता है प्रबंध में मितव्ययिता लाना। तो मितव्ययिता का मतलब है कि जो फिजूल खर्ची है उसको रोकना। ठीक है, और जो जैसे मान लो कि हम कम लागत पर वस्तुएं अधिक बनाएंगे या वस्तुओं को अधिक बनाना ही प्रबंध में मितव्ययिता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिजूल खर्ची है या फिर ओवर खर्चा जो है उसको कम करना। तीस नेक्स्ट इसका उद्देश्य लिखा हुआ है कि पूर्वानुमान लगाना भी नियोजन का एक ये जो उद्देश्य होता है, ये ये उद्देश्य जो है काफी महत्वपूर्ण है, पूर्वानुमान लगाना और मितव्ययिता लाना। ठीक है, ये सारे के सारे उद्देश्य वैसे तो महत्वपूर्ण हैं, काफी एग्जामों में केबीएस के हो या फिर बीपीएससी के एग्जाम हो उसमें कहीं डिटेल में पूछा जाता है, इसीलिए मैं उद्देश्य भी आप लोगों को एक एक करके वन बाई वन बता रहा हूँ। या अगर और भी डिटेल चाहिए तो मैं इनको लिखना भी स्टार्ट कर दूंगा, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन आप लोगों को समझ में आता है इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट करके इस प्रकार से बताता हूँ। नेक्स्ट इसका उद्देश्य लिखा हुआ है कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना। जो भी हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमें जो है निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे हम लोगों का पेपर एग्जाम निकालना है, तो पेपर जो एग्जाम निकालना है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा लक्ष्य है एग्जाम निकालना, सरकारी नौकरी पाना। तो हमें
लक्ष्य है हमारा, तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें प्लानिंग करनी होगी, प्लानिंग नियोजन करना होगा, ठीक है, कि किस प्रकार से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए, निरंतर लगातार पढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि जब वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे, नहीं, अभी से स्टार्ट करिए। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि प्रतिस्पर्धा पर विजय पाना। जो प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन है, जो लोगों, आपका भी कंपटीशन है, जो दूसरे प्रतियोगी हैं उनसे भी कंपटीशन है, तो प्रतिस्पर्धा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं हम लोग तभी जब हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और मेहनत से पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कुशलता में वृद्धि करना। तो कुशलता में वृद्धि करना भी प्लानिंग का एक उद्देश्य है। कुशलता में वृद्धि करना प्लानिंग का एक उद्देश्य है, नियोजन का एक मूलभूत उद्देश्य जो है उपक्रम में कुशलता में वृद्धि करना। और नेक्स्ट इसका उद्देश्य लिखा हुआ है कि जानकारी देना। जानकारी देने का मतलब है कि यहाँ पर कि नियोजन एक सुविचारित कार्यक्रम होता है। नियोजन एक वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को यहाँ पर डिटेल बताने की, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि मतलब जानकारी किसकी देना। तो नियोजन एक सुविचार कार्यक्रम है, सुविचारित कार्यक्रम है। नियोजन एक सुविचारित सुविचारित कार्यक्रम है। सुविचारित कार्यक्रम कार्यक्रम है जिससे उपक्रम के आंतरिक एवं बाहरी व्यक्तियों को जिससे जिससे उपक्रम के जिससे उपक्रम के आंतरिक एवं बाहरी आंतरिक एवं बाहरी आंतरिक एवं बाहरी व्यक्तियों को बाहरी व्यक्तियों को उपक्रम के संबंध में उपक्रम के संबंध में समुचित सूचना समुचित सूचना समुचित सूचना एवं जानकारी प्राप्त होती है एवं जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये उद्देश्य हम लोगों को समझ में आ गया कि हम लोगों का क्या मतलब है कि नियोजन एक सुविचारित कार्यक्रम है जिसमें उपक्रम के आंतरिक, जो भी आंतरिक हैं और बाहरी व्यक्तियों को उपक्रम के संबंध में समुचित जानकारी जो है प्लानिंग के बारे में पता होना चाहिए। जो आंतरिक रूप से हैं व्यक्ति हैं, जो बाहरी रूप से व्यक्ति हैं, उनको सूचना की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो ये लिखा हुआ है इसमें उद्देश्य में। और नेक्स्ट इसका उद्देश्य लिखा हुआ है कि भावी जोखिमों में कमी। तो भावी जोखिमों का मतलब है यहाँ पर जो भविष्य की जोखिमें हैं उनको कम करना भी हमारा प्लानिंग का एक काम होता है, एक उद्देश्य होता है। और स्वास्थ्य मोर्चाबंदी, स्वास्थ्य मोर्चाबंदी का मतलब है कि नियोजन का अंतिम उद्देश्य जो है वो स्वस्थ मोर्चाबंदी जो है को विकसित करना है। स्वस्थ मोर्चाबंदी जिससे हम सामना कर सकें जो भी कठिनाइयां हैं उनका अच्छी तरीके से सामना कर सकें, इसलिए स्वस्थ मोर्चाबंदी की बात यहाँ पर करी जाती है। तो नियोजन का बताया मैंने कल पिछली क्लास में आप लोगों को, और नियोजन के जो उद्देश्य हैं ये मैंने आप लोगों को बताए हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नियोजन की जो है सीमाएं क्या है, नियोजन की कठिनाइयां क्या है एवं इनकी आलोचनाएं। वैसे तो इनकी आलोचनाएं जो है नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैंने कहा है कि जो भी पढ़ाऊंगा पूरा पढ़ाऊंगा, फुल डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नियोजन की क्या क्या कठिनाइयां हैं। तो यहाँ पर एक बात यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि ये कैसे आएगा, यहाँ कहाँ से क्यों। तो मैंने देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, नियोजन का सर्वाधिक महत्व होते हुए भी कुछ विद्वान इसे धन की बर्बादी। अब धन की बर्बादी विद्वानों ने किसके लिए कहा है?
धन की बर्बादी जो है विद्वानों ने किसके लिए कहा है, ये नियोजन के लिए कहा है, संगठन के लिए कहा है, या फिर नियंत्रण के लिए कहा है, या फिर समन्वय के लिए कहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है कि आप लोग समझ सके कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नियोजन का सर्वाधिक महत्व होते हुए भी कुछ विद्वान इसे धन की बर्बादी कहते हैं और कुछ इसे बरसाती ओले कहकर इसका विरोध करते हैं। मतलब ये कहते हैं कि प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। क्या मतलब है इसका? धन खर्च करना होता है फालतू में। तो उनका कहना है कि व्यावसायिक योजनाएं अनिश्चित एवं अस्थिर परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में तैयार की जाती हैं। तो उनका ये कहना था कि जो विभिन्न योजनाएं हैं, व्यवसाय की योजनाएं हैं, वो कैसी हैं? अनिश्चित हैं और अस्थिर परिस्थितियां हैं। तो उसके लिए हम प्लानिंग कैसे बना सकते हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनिश्चित है, तो फिर यहाँ पर यह कैसे माना जा सकता है कि नियोजन द्वारा निर्धारित बातें सदैव 100% ही सत्य होंगी? मतलब कि ये अब मान लो हमने प्लानिंग कर ली है, लेकिन ये कौन कहेगा, ये कैसे कहेंगे हम लोग कि ये 100% सत्य ही होंगी? कोई इसमें जो है 100% नहीं कहा जा सकता। इसीलिए कुछ विद्वान इसे धन की बर्बादी कहते थे। इस विरोध का मूल कारण नियोजन में उत्पन्न विभिन्न कठिनाइयों एवं सीमाओं का होना है। अब वो कठिनाई कौन कौन सी हैं, उनके बारे में थोड़ी बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन सी बातें जो हैं वो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जैसे मान लो कि नियोजन में क्या क्या कठिनाई है, तो पहला है कि भविष्य जो है, भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता। जो भविष्य की परिस्थितियां हैं वो अनिश्चित हैं। तो यहाँ पर पहली जो है यहाँ पर है कि भावी भावी जो है परिस्थितियों की अनिश्चितता। भावी परिस्थितियों भावी परिस्थितियों की भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता। भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता। दूसरा इसका लिखा हुआ है, दूसरी कठिनाई क्या है, ये कठिनाई समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है। और बहुत ही जल्द मैं लाइव क्लास भी आप लोगों की शुरू करने वाला हूँ। लाइव क्लास है जो एमसीक्यू होगी या डिटेल में होगी, जितनी भी होंगी आप लोगों को लाइव क्लास भी बताएंगे, शेड्यूल रखेंगे, प्रॉपर करेंगे, ठीक है। बहुत ही जल्द आप लोगों को मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट, इसमें अगर हम लोग हानि की बात करते हैं या कठिनाइयों की बात करते हैं, तो समय एवं धन का अपव्यय। समय एवं धन का अपव्यय। मतलब यहाँ पर ये कहा गया है, मैंने ऊपर ही बता दिया है, तो इसमें ये भी कठिनाई है कि इसमें समय जो है खर्च होता है फालतू में, और धन का भी अपव्यय होता है। नेक्स्ट इसका जो है कठिनाई इसकी लिखी हुई है कि सर्वोत्तम विकल्प के चुनाव में कठिनाई। जो सर्वोत्तम विकल्प है उसके चुनने में कठिनाई आती है। तो विकल्प सर्वोत्तम विकल्प की चुनाव में कठिनाई। और इसमें नेक्स्ट और लास्ट जो कठिनाई लिखी हुई है, वैसे तो और भी कठिनाई है कि अरुचिकर कार्य करना, मनोवैज्ञानिक बाधाएं जो हैं, आकस्मिक घटनाएं भी होती हैं, पहलपन में कमी होती है। तो यहाँ पर पहलपन में कमी, ये भी एक कारण हो सकता है कठिनाई का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पर्याप्त लोच का अभाव, ये भी लिख सकते हैं, पर्याप्त लोच का अभाव, पर्याप्त लोच का अभाव, ये भी एक कारण है, एक कठिनाई है, ठीक है। तो मतलब कि जो विद्वानों ने कहा है उसमें काफ़ी कठिनाइयां हैं, लेकिन फिर भी नियोजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अच्छा है, ठीक है, ये कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये भी मैंने बता दिया है, ये विद्वान की बात हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ विद्वानों ने इसे धन की बर्बादी कहा है। ऐसे बहुत से विद्वान हैं जिन्होंने धन की बर्बादी कहा है। अब एक पर्टिकुलर का नाम नहीं ले सकते हैं, इसीलिए बरसाती ओले भी कहा है। तो याद रखना है कि नियोजन को धन की बर्बादी कहा गया है बहुत से विद्वानों ने, ये याद रखना है, ठीक है। ठीक है, स्टार मार्क करके रख लीजिए इसको, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, और नेक्स्ट लिखा हुआ है नियोजन के प्रकार। अब नियोजन के कौन कौन से प्रकार हैं ये सामने लिखे हुए हैं।
सबसे पहला यहाँ पर लिखा हुआ है समय के आधार पर। अब समय का मतलब है टाइम, और टाइम के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म प्लान और एक होता है लॉन्ग टर्म प्लान। प्लानिंग करेंगे ना, तो प्लानिंग करेंगे तो नियोजन के प्रकार में सबसे पहला है टाइम के आधार पर, पीरियड पीरियड के आधार पर, तो समय के आधार पर अल्पकालीन योजना और एक होती है दीर्घकालीन योजना। अब अल्पकालीन योजना में कौन कौन सी योजना होती हैं इनके बारे में बात करेंगे। अब स्तर के आधार पर दो प्रकार, तीन प्रकार की होती हैं। स्तर कितने होते हैं, मैंने बताया है कि स्तर जो होते हैं वो तीन होते हैं। एक होता है उच्च स्तर, एक होता है उच्च स्तर, एक होता है मध्य स्तर, एक होता है मध्य स्तर और एक होता है निम्न स्तर। निम्न स्तर, तो स्तर के जो नियोजन के प्रकार हैं, तो नियोजन अगर स्तर के प्रकार, स्तर के आधार पर अगर नियोजन के प्रकार पूछे जाते हैं तो तीन प्रकार के होते हैं, हाई लेवल, मीडियम लेवल और लो लेवल। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है तीसरे नंबर प्रकार की, और तीसरे नंबर प्रकार लिखा हुआ है आंतरिक एवं बाहरी योजनाएं, तो इसमें कोई प्रकार नहीं होता है। और नेक्स्ट लिखा हुआ है उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर स्थायी अथवा बार बार उपयोग की योजनाएं, और एक होती हैं एकल उपयोग की योजनाएं। तो ये कौन सी होती हैं, कौन सी योजनाओं में अल्पकालीन योजनाओं को टाइम पीरियड कितना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। मान लो इस एग्जाम में ना पूछा जाए लेकिन अगले एग्जामों में पूछा जा सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी की बात करें चाहे राजस्थान की बात करें, तो बस कहीं भी कॉमर्स की बात करें हम लोग करने वाले हैं। बिहार में भी काफ़ी वैकेंसियां निकलती हैं, तो यहाँ पर लगे रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहला, यहाँ पर लिखा हुआ है कि समय के आधार पर, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे ये समझ में आ जाए साफ। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अब ये हम लोगों को सही दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है समय या फिर अवधि के आधार पर, पीरियड ले मतलब कि पीरियड लेवल बेसिस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो समय के आधार पर अगर हम लोग बात करते हैं प्लानिंग को, तो दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होती है अल्पकालीन योजना। अल्पकालीन योजना में कौन सी योजना होती है, तो अल्पकालीन योजना से आशय छोटी अवधि के लिए बनाई गई योजना से है। छोटी अवधि के लिए अगर हमने बनाई है, तो छोटी अवधि मतलब हम लोग बात करते हैं तो जैसे दैनिक की बात करें, साप्ताहिक की बात करें, सप्ताह मतलब दैनिक मतलब प्रतिदिन के हिसाब से, सप्ताह मतलब 7 दिनों के हिसाब से, पाक्षिक, मासिक, तिमाही, छमाही अथवा वार्षिक योजना है। इन अल्पकालीन योजनाओं में तत्कालीन समस्याओं के निवारण पर अधिक बल दिया जाता है। मतलब कि इन जो अल्पकालीन योजनाओं में तत्कालीन समस्याओं के निवारण पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है अल्पकालीन योजनाओं में समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि दीर्घकालीन योजना से आशय लंबे समय के लिए बनाई गई योजना से है, जैसे 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष के लिए योजना बनाना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 वर्ष से अगर अधिक अवधि वाली योजना जो है वो दीर्घकालीन योजना होती है। एक उपक्रम का जीवन बहुत लंबा होता है और कुछ उद्देश्य एवं लक्ष्यों की थोड़ी अवधि में प्राप्त करना संभव नहीं होता है, अतः इसको प्राप्त करने के लिए दीर्घकालीन योजना तैयार की जाती हैं। मतलब कि यहाँ पर कहा है कि कोई भी व्यवसाय हो, अगर कोई भी व्यवसाय है या कोई उपक्रम है, तो उसमें जो है अल्पकालीन योजना भी बनानी पड़ती हैं और दीर्घकालीन योजनाएं भी बनानी पड़ती हैं, क्योंकि दोनों प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने अल्पकालीन योजना बना ली और दीर्घकालीन योजना ना बनाए। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट में लिखा हुआ है और प्रबंध के स्तर के आधार पर। अब प्रबंध के जो स्तर होते हैं वो मैंने बताए हैं तीन होते हैं। अब स्तर के आधार पर यहाँ पर कहा गया है कि तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है उच्च स्तर, उच्च स्तरीय योजनाएं। तो उच्च स्तरीय योजनाएं कौन बनाता है, तो यहाँ पर यह योजना उच्च प्रबंधकों द्वारा, जैसे जर्नल मैने जनरल मैनेजर द्वारा, जैसे हम लोगों को बात करते हैं तो स्तर का हम लोगों को स्तर का जो है शेप होता है वो पिरामिड के आकार का होता है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पिरामिड के आकार का होता है, तो उच्च स्तर होता है ये, मध्य स्तर होता है इसमें, ये मध्य स्तर होता है, और ये होता है निम्न स्तर, और ये जो क्षेत्र होता है इसमें होता है प्लेटफॉर्म क्षेत्र, इसमें जो श्रमिक जो है कार्य करते हैं। तो ये कौन सा स्तर होता है, तो यहाँ पर ये होता है उच्च स्तर।
उच्च स्तर, ये होता है हम लोगों का मध्य स्तर, और एक होता है हम लोगों का निम्न स्तर। अब आप कहेंगे कि ये पिरामिड के शेप का क्यों होता है, तो यहाँ पर जो है उच्च स्तर में कम लोग होते हैं, इसीलिए कम जो है इसमें जगह चाहिए होती है। यहाँ पर अधिक लोग होते हैं, मतलब कि इसमें उच्च स्तर से थोड़े से ज़्यादा लोग होते हैं, इसीलिए इस प्रकार की शेप की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग होते हैं, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा जगह होती है। तो इसीलिए इसका जो आकार है, ये जो शेप है इसका पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर उच्च स्तरीय योजना जो है, यह योजना उच्च प्रबंधकों द्वारा, जैसे जनरल मैनेजर है, ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है जैसे सीईओ कहते हैं, ठीक है, के द्वारा तैयार की जाती हैं। और इसके अंदर संपूर्ण उपक्रम की सामान्य नीति, उद्देश्य, लक्ष्य, बाजार आदि तैयार किए जाते हैं। दूसरा लिखा हुआ है मध्य स्तरीय योजनाएं। यह मध्य स्तरीय प्रबंधकों द्वारा तैयार की जाती हैं। ये योजनाएं युक्तियों के रूप में तैयार की जाती हैं, जिनके द्वारा उपक्रम के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति करना संभव होता है। ठीक है, तो ये मध्य स्तरीय योजनाएं होती हैं। और एक होती हैं निम्न स्तरीय योजना। इसमें इतना नहीं पूछा जाएगा, ये जरूर पूछा जाएगा कि प्रबंध के स्तर के आधार पर योजना कितनी होती हैं, तो ये जरूर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर यह योजना पर्यवेक्षकों द्वारा तैयार की जाती है तथा उपक्रम के कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं से संबंध रखती है। तो यहाँ पर जो है पर्यवेक्षक, जैसे हम लोग सुपरवाइजर कहते हैं, और फोरमैन के द्वारा जो है योजनाएं बनाई जाती हैं, तो ये निम्न स्तरीय योजनाएं होती हैं। अगर स्तर पढ़े होंगे आप लोगों ने, प्रबंध में मैंने पढ़ाई है, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। पिछली क्लासों को भी आप लोग पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को प्रबंध के स्तर जो है हम लोगों को समझ में आ गए हैं कि प्रबंध के जो है समय के आधार पर 2 प्रकार की योजनाएं होती हैं, और प्रबंध के जो स्तर के आधार पर 3 प्रकार के हम लोगों ने बांट दिया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं आंतरिक एवं बाहरी योजनाएं। अब आंतरिक एवं बाहरी योजनाओं की बात हम लोग करते हैं, और मैंने जो है आंतरिक एवं बाहरी योजनाएं वे योजना होती हैं। आंतरिक योजना से आशय उपक्रम के अंदर की जाने वाली क्रियाओं से संबंधित योजनाओं के बनाने से है। जैसे हम आंतरिक संगठन के प्रारूप की योजना, उत्पादन की मात्रा, गुण संबंधी योजना, कर्मचारियों की पदोन्नति एवं पद अवनयन मतलब कि डिमोशन और प्रमोशन संबंधी योजनाएं, उत्पादन की तकनीक संबंधी योजनाएं आदि इसमें आंतरिक परियोजनाएं, आंतरिक योजनाओं में आती हैं। जो हम आंतरिक रूप से बनाते हैं, तो वहाँ पर आंतरिक योजनाएं होती हैं। अब बाहरी योजनाओं से आशय उपक्रम के बाहर की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं को निष्पादित करने और उन्हें नियंत्रित करने हेतु बनाई गई योजना से है। जितनी विभिन्न प्रकार की बाहरी क्रियाएं की जाएगी, उनके संचालन करने एवं नियंत्रण करने हेतु उतनी ही प्रकार की अलग अलग बाहरी योजनाएं बनानी होंगी। जैसे विक्रय योजना, क्रय योजना, यातायात संबंधी योजना, इस प्रकार से कई योजनाएं जो होती हैं वो बाहरी योजनाएं में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आंतरिक योजना और बाहरी योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें भी आप लोग देख लीजिए। वैसे तो आप लोगों को समझ में सारा का सारा आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग बताइए। ठीक है, अब हम लोगों ने एक योजना को जो है वो नहीं लिख पाए हैं, बाई मिस्टेक से हम लोगों को एक योजना का जो प्रकार है वो नहीं लिख पाए हैं उपयोग के आधार पर। तो मैं यहीं पर आप लोगों को बता देता हूँ कि स्थायी अथवा बार बार उपयोग की योजनाएं कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि ऐसी योजना, इन योजनाओं का निर्माण उपक्रम के उच्च प्रबंधक के द्वारा किया जाता है। भिन्न भिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले अधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु स्थायी रूप से तथा बार बार काम में लाने के लिए इन्हें तैयार किया जाता है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर बात करते हैं संस्था के उद्देश्य, नीतियाँ, कार्य विधियाँ, नियम, मोर्चाबंदी, तो इसमें ये आती हैं। और एकल उपयोग की योजना, जो एक बार उपयोग की जाती हैं, उन्हें एकल उपयोग की योजना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो इन योजनाओं का निर्माण अगर हम लोग इनमें लिखना चाहते हैं तो इन योजनाओं का निर्माण उपक्रम के उच्च प्रबंधक के द्वारा किया जाता है। उपक्रम के उच्च प्रबंध द्वारा किया जाता है।
किया जाता है। भिन्न भिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले अधिकारियों के के मार्गदर्शन मार्गदर्शन हेतु स्थायी स्थायी रूप से तथा बार बार काम में लाने के लिए इन्हें तैयार किया जाता है। बार बार काम में लाने के लिए इन्हें तैयार किया जाता है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये एमसीक्यू में मैं आप लोगों को जरूर कराऊंगा, ठीक है। जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो एकल उपयोग की योजनाएं अब कौन सी होती हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं कि एकल उपयोग योजना किसी विशेष परिस्थिति का समाधान करने हेतु तत्कालीन उपयोग के लिए बनाई जाती हैं। मतलब एकल उपयोग जब कोई विशेष परिस्थिति होगी उसके लिए हम यूज करेंगे, तो यहाँ पर समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने नियोजन के बारे में पढ़ा। अब हम लोग बात करने वाले हैं बजट। बजट को जो है नियोजन का ही भाग है, क्योंकि बजट भी एक योजना है कि हम जो है आगामी साल में कहाँ कहाँ पर कितना कितना खर्च करने वाले हैं। तो यही तो बजट है। तो बजट देखो, यहाँ पर इकोनॉमिक्स में बजट अलग है, ठीक है। बजट तो यही है, लेकिन वहाँ पर हम लोग ये पढ़ेंगे कि पहला बजट किसने पेश किया, प्रथम जो है जो राष्ट्र जैसे एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय की बात किसने की, दादा भाई नौरोजी ने की। तो यहाँ पर जो है प्रथम बजट, भारत में प्रथम बजट पेश करने वाले डिजिटल बजट क्या है, तो ये सारी बातें वहाँ पर इकोनॉमिक्स में करेंगे, अगर आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बजट के बारे में सिर्फ बताएंगे आप लोगों को कि बजट होता क्या है। बजट भी एक योजना है जिसमें अनुमानित परिणामों का विवरण अंकों में रहता है। जो अनुमानित परिणाम हैं जो हम प्राप्त करेंगे वो हमारे अंकों में रहेंगे। बजटों के अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे रोकड़ बजट, आय व्यय बजट, क्रय बजट, विक्रय बजट आदि। जब कोई डिपार्टमेंट है वो भी वहाँ पर भी बजट बनाए जाते हैं, जैसे कैश बजट है, आय व्यय बजट है, क्रय बजट है, परचेज जैसे परचेज बजट कहते हैं, सेल बजट है। तो इसका उपयोग व्यवसायिक क्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया जाता है। अतः यह बजट नियंत्रण का एक भाग है। छोटे बड़े सभी प्रकार के उपक्रम अपने यहाँ व्यवसायिक क्रियाओं का निष्पादन करने के लिए बजट तैयार करते हैं, किंतु बजट सदैव भविष्य के लिए होता है, भूतकाल के लिए नहीं। मतलब कि जो आने वाला है उसके लिए होता है, जो बीत गया है उसके लिए बजट नहीं होता है। अतः इस दृष्टि से भी यह नियोजन का एक भाग हुआ है। तो यहाँ पे ये बात याद रखनी है, क्योंकि ये बात ही इसमें आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक ये बात और ये आप लोगों का एक ये बात, बजट में ये भी बात पूछी जाती सकती है, ठीक है, कि अनुमानित परिणामों का विवरण अंकों में रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। और बजट के प्रकार तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही। पहले हम बजट के विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं कि बजट की क्या क्या विशेषताएं हैं। बजट जो है, बजट यहाँ पर लिखा हुआ है कि बजट योजनाओं का ही एक भाग होते हैं। तो ये विशेषता आप लोगों को याद रखनी है। दूसरी विशेषता लिखी हुई है कि बजट के द्वारा निकट भविष्य में होने वाले व्ययों को अंकों में पेश किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, जो बजट पेश होता है आप लोगों ने देखा होगा कि फरवरी में पेश होता है, वित्त मंत्री हमारी श्री वो पेश करती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बजट योजना का ही नहीं अपितु नियंत्रण का भी महत्वपूर्ण साधन है। सरकारें भी अलग अलग बजट पेश करती हैं, अपना अपना अलग सरकार है, ठीक है। जो राज्य सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार अपना अलग बजट पेश करती है, तो वो बजट ही होता है, यही होता है। लेकिन जो अलग अलग बजट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि बजट के द्वारा पूर्व निर्धारित व्ययों की तुलना वास्तविक व्ययों से की जाती है
और नेक्स्ट इसकी विशेषता लिखी हुई है कि बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के विभिन्न व्ययों को व्यवस्थित एवं नियंत्रित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बजट की विशेषताएं समझ में आई होंगी कि बजट में निम्न विशेषताएं होती हैं। तो बजट में क्या क्या विशेषताएं होती हैं उनके बारे में समझा। अब हम लोग बात करने वाले हैं बजट के भेद, बजट के प्रकार के बारे में। तो बजट के जो प्रकार होते हैं तो समय के अनुसार जो है 3 प्रकार के होते हैं: लंबी अवधि के बजट, छोटी अवधि के बजट और चालू बजट। और कार्य के अनुसार जो है इसे क्रियात्मक बजट भी कहते हैं। क्रियात्मकता के आधार पर, क्रियात्मकता के आधार पर, ठीक है। और क्रियात्मकता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? काफी प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये भी नहीं, और भी होते हैं, ठीक है। क्रय विक्रय बजट के अलावा भी और होते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर जो लिख दिए हैं कि विक्रय बजट है, उत्पादन बजट है, पूंजी व्यय बजट है, रोकड़ बजट है, क्रय बजट है, मास्टर बजट है। मास्टर बजट क्या होता है, ये काफी क्वेश्चन पूछा गया है। लोच के अनुसार स्थायी बजट और लोचशील बजट, जिसमें परिवर्तन कर सकें वो लोचशील बजट है, और जो स्थायी बजट होता है जिसमें परिवर्तन ना कर सकें वो स्थायी बजट होता है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ी थोड़ी बातें इनके बारे में भी जानने वाले हैं। क्या क्या बातें हैं उनके बारे में समझ लीजिए। सबसे पहला है कि समय के अनुसार बजट। अब समय के अनुसार इनका वर्गीकरण जो किया गया है वो 3 प्रकार से किया गया है। एक है लंबी अवधि के बजट। इस प्रकार के बजट संस्था की लंबी अवधि के व्यवसायिक नीति को प्रदर्शित करने के लिए उच्च प्रबंधक वर्ग द्वारा बनाए जाते हैं। ये प्रायः 5 से लेकर 10 वर्ष की अवधि के लिए बनाए जाते हैं, तो इसीलिए इन्हें लंबी अवधि के बजट कहा जाता है। ये बजट उच्च प्रबंध के वर्ग के द्वारा बनाए जाते हैं। यहाँ पर क्या बातें कही गई हैं कि इस प्रकार के बजट संस्था की लंबी अवधि के व्यवसायिक नीति को प्रदर्शित करने के लिए उच्च प्रबंध के वर्ग के द्वारा बनाए जाते हैं। दूसरा बजट लिखा हुआ है कि छोटी अवधि के बजट। ये बजट प्रायः 1 से 2 वर्ष की अवधि के लिए संस्था की आर्थिक नीति को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमसे टाइम पीरियड पूछा जा सकता है कि छोटी अवधि के बजट और चालू बजट में कितना टाइम होता है। और चालू बजट की बात करते हैं तो चालू बजट वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अल्प अवधि के लिए बनाए जाते हैं, जैसे 1 साल की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर उसे हम चालू बजट कहते हैं। जो 1 फरवरी, जैसे मान लो एक जो है यहाँ पर अगर हम लोग अपने वित्तीय वर्ष की बात करते हैं तो वो 1 अप्रैल से हम लोगों की शुरू होती है और वो 31 मार्च को जाकर हम लोगों की समाप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को 3 प्रकार से बजट को समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कार्य के अनुसार वर्गीकरण। कार्यों के अनुसार वर्गीकरण। क्रियात्मक बजट, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रियात्मक बजट। ये बजट विभिन्न क्रियाओं को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। इनकी संख्या प्रकृति एवं आकार पर निर्भर करती है। सामान्यतः बनाए जाने वाले बजट निम्न प्रकार हैं। जैसे विक्रय बजट है तो विक्रय बजट में इसमें बजट अवधि में की जाने वाली बिक्री का हिसाब रखा जाता है। उत्पादन बजट में विक्रय बजट बन जाने के बाद इसके आधार पर उत्पादन बजट तैयार किया जाता है। पूंजीगत व्यय बजट। अब पूंजीगत व्यय बजट क्या है? तो पूंजीगत व्यय बजट जैसे भवन, मशीन आदि पर कितना व्यय किया गया है इसके लिए बनाया जाता है, तो उसे पूंजीगत व्यय बजट कहते हैं। और रोकड़ बजट की बात करते हैं तो रोकड़ बजट की बात करते हैं तो इस बजट में रोकड़ प्राप्ति या भुगतान का अनुमान लगाया जाता है, तो उसे हम रोकड़ बजट कहते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि क्रय बजट। अब क्रय बजट क्या है? तो क्रय बजट में इसमें हम इस बजट में इस बजट अवधि में किए जाने वाले क्रय का हिसाब रखा जाता है। बिल्कुल सरल है, कोई कठिन नहीं है। अगर हम ना भी लिखते तो भी समझ में आ जाता। मास्टर बजट क्या है? तो मास्टर बजट यह संस्था का व्यापक बजट होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। तो यह संस्था का व्यापक बजट है और इसमें उपर्युक्त सभी बजटों को सम्मिलित किया जाता है। इस बजट में संपूर्ण व्यावसायिक क्रियाओं इकाई की सभी योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसे प्रधान बजट भी कहते हैं, क्योंकि ये बात पूछी गई है, तो इस बात को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। तो इसे प्रधान बजट भी कहते हैं और किस बजट को? मास्टर बजट को प्रधान बजट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, लोच के अनुसार वर्गीकरण। अब लोच के अनुसार वर्गीकरण की बात करते हैं तो स्थायी बजट है और एक है लोचशील बजट। ये बजट वित्त वर्ष के प्रारंभ में बनाए जाते हैं तथा निश्चित क्रिया विधि को
पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। इसमें प्रायः बदलाव नहीं किया जाता, तो इन्हें स्थायी बजट इसीलिए कहते हैं, इनमें बदलाव नहीं हो सकता है। और लोचशील बजट जो होते हैं, इस प्रकार के बजट में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को शामिल करके इन्हें तैयार किया जाता है। इस प्रकार के बजट में अदृश्य परिवर्तनों को भी ध्यान में रखा जाता है। तो यहाँ पर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस प्रकार के बजट में जो है अदृश्य परिवर्तनों को भी ध्यान में रखा जाता है, इसीलिए इसे फ्लेक्सिबल बजट कहते हैं। तो लोच के अनुसार वर्गीकरण किया है हम लोगों ने, बजट का जो है कार्यों के अनुसार वर्गीकरण किया है, समय के अनुसार वर्गीकरण किया है। तो बजट अगर पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं। अब बजट के बारे में क्या क्या बातें हैं, कौन कौन से बजट पहले पेश किए गए हैं, कितने बजट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये जो है सारी बातें मैं आप लोगों को बाद में अगली क्लास में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो फिलहाल आप लोग पढ़ते रहिए। अगली क्लास में अगर हम लोग बात करने वाले हैं तो अगली क्लास में आप लोगों को संगठन के बारे में बताएंगे, और संगठन से ही यहाँ पर हम लोगों से पूछा गया था मानव संसाधन प्रबंध। तो मानव संसाधन प्रबंध यहीं से हम लोगों से पूछा गया था, क्वेश्चन भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, तो उसकी भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और मैंने पहले ही क्लास में जो पिछली क्लास में हुई थी, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिखाया था और कहा था कि हम नियोजन को बढ़ा लेंगे, उसके बाद आप लोगों को संगठन पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक बात मैंने बताई है इस यहाँ पर। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें। यहाँ पर मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि बिहार एस्टेट अगर कोई तैयारी करना चाहता है, 2025 में अगर आप लोग जो है, आप लोगों की नई साल आ चुकी है और 2025 में बिहार एस्टेट जरूर आएगा, तो उसकी अगर तैयारी आपको कोई भाई बंधु करना चाहता है तो आप लोग कर सकते हैं अपने चैनल से। यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी क्लासें की हुई हैं, ये 13 नंबर की यहाँ 13 क्लासें हैं, लेकिन और भी क्लासें हुई हैं, ठीक है। अगर कोई बिहार एस्टेट करना चाहता है तो यहाँ से कर सकता है, ठीक है। और सेल्फ स्टडी तो बिल्कुल करेगा ही करेगा, ठीक है। बस मेरी थोड़ी सी उसमें हेल्प हो जाएगी आप लोगों के द्वारा, आप लोगों की, कि जिससे आप लोग पास हो जाएं अच्छी तरीके से, ठीक है। और अगर बहुत से बच्चे, दो और भी बच्चे जो हैं पास हुए भी हैं, ठीक है, अपने चैनल से, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रमोशन की बात नहीं होगी, बस हम लोग पढ़ेंगे और कंटेंट की बात करेंगे। कंटेंट जो भी है आप लोगों को कमी लगे आप लोग बताइए, नियोजन के प्रकार बताइए, हम लोगों ने नियोजन का उद्देश्य बताइए। नियोजन मतलब कंप्लीट हो चुका है, नियोजन के बारे में जो भी है वो सारा का सारा कंप्लीट करा दिया है। जब एमसीक्यू इनके कराएंगे तो एक एक टॉपिक के क्वेश्चन कराएंगे, जैसे नियोजन पहले, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर भले ही क्वेश्चन हों, बीपीएससी को भी रखेंगे, मतलब बीपीएससी को क्वेश्चन भी रखेंगे साथ में प्रीवियस ईयर वाले, और जो है इनके प्रैक्टिस भी हम लोग मॉक टेस्ट के माध्यम से करेंगे। लेकिन लाइव क्लासें बहुत ही जल्द आप लोगों को मिलने वाली हैं, बस आप लोग जुड़े रहिए ऐसे ही, और चैनल को शेयर करते रहिए आप लोग अपने भाई बंधुओं को, ठीक है। तो बस आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।